गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में यानी कि बचत खाते में जो कैश डिपॉजिट करते हैं उसकी क्या लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट से निकल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन का डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो किस तरीके से जाती है, क्या वो आप उससे बच जाएंगे। इन सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देखी हैं कि सर सेविंग्स अकाउंट के अंदर हमने जो सेल्स किया था उन सेल्स का पैसा जमा करवा दिया है तो क्या उससे कोई दिक्कत आएगी। क्या हमने जीएसटी के अंदर टर्नओवर दिखलाया नहीं है, कैश जो है सेविंग्स में जमा कर दिया है, हमारे बिजनेस का करंट अकाउंट अलग है, तो क्या कोई दिक्कत आएगी। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको इस एक छोटे से वीडियो में समझ में आएगा। और इसमें कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया और इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं करी है तो क्या दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने कैश जमा कर दिया है तो कैश जमा करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा कि आपने कितना कैश जमा किया है। बैंक में तो आपने जमा कर दिया, लेकिन बैंक के थ्रू अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पता लगाता है कि आपने एक्चुअली जो है वो कितना अमाउंट जमा किया है। तो इसके लिए एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो सेक्शन है 285 BA, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस बना रखे हैं कि अगर कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि आपका बैंक अकाउंट करंट भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट सेविंग्स भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट टाइम डिपॉजिट के रूप में भी हो सकता है, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट को लेकर के। मान लीजिए एक पर्सन है, अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात करूं। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये आपको चेक करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ये अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसके पास XYZ बैंक है, जिसके अंदर इसका बिजनेस का करंट अकाउंट भी है, और इसके पास सेम बैंक में लेट सपोज सेविंग्स अकाउंट भी है। इसने करंट अकाउंट में जमा करा है बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए का, और सेविंग्स अकाउंट में इसने जमा करा है लेट सपोज 25 लाख रुपए। 50 लाख रुपए के तो इसने जीएसटी के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर कर रखे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट है उसका तो करना ही है। लेकिन चूंकि सेविंग्स अकाउंट में पर्सनल नाम चला गया है, वहां पर 25 लाख की जो उसने डिपॉजिट्स करी है वो उसने जीएसटी के अंदर शो नहीं करी। वहां जीएसटी में जो होगा सो होगा, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर पहले समझिएगा, आपके एक ही पैन नंबर पे यू आर अ पर्सन, इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस होते हैं वो पर्सन्स के ऊपर लिखते हैं। तो अब आप एज अ पर्सन, रामू एज अ पर्सन, जो इसका पैन नंबर है, भले उसके करंट अकाउंट में जाए पैसा, सेविंग्स अकाउंट में जाए, XYZ बैंक में जाए, ABC बैंक, जिस भी बैंक में जाए, अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर का, जी हाँ फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शंस जो हैं डिपॉजिट्स की मैं बात कर रहा हूं, डिपॉजिट्स आपने 10 लाख रुपीज से ऊपर का कैश के अंदर अपने सेविंग्स अकाउंट में कर दिया है, एक में मल्टीपल ब्रांचेस में, बैंक्स के मल्टीपल ब्रांचेस में, सबको जोड़ करके देखा जाएगा। और होगा क्या, ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये दारोमदार रहता है कि जिस पर्सन ने 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश डिपॉजिट्स सेविंग्स अकाउंट में करी हैं, वो रिपोर्ट करेंगी किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सर रिपोर्टिंग कैसे होती है?
ये रिपोर्टिंग होती है एसएफटी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए जाते हैं। उसमें से एक ट्रांजैक्शंस आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड होती है। जैसे ही बैंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी फॉर्म फाइल करता है और उसमें आपसे संबंधित कैश की जानकारी देता है, तो आप देखते होंगे आपके पास एक डेटा आता है एआईएस और टीआईएस। तो ये जो एआईएस और टीआईएस का डेटा जो पॉपुलेट होता है, वो बेसिकली इन्हीं एसएफटी फॉर्म्स को लेकर के कैप्चर करके आपको शो किया जाता है कि आपने फलाने बैंक में इतना कैश जमा करा है, या इस बैंक में इतना अमाउंट जो है आपने कैश के अंदर जमा करा है। एक बार आप उस प्रोविजंस को भी देख लीजिए। कैश डिपॉजिट्स, यहां पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट्स की, कैश जमा करने की। विथड्रॉल का क्या प्रोविजन है, करंट अकाउंट का, ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस डे बाय डे आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए, एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अभी बात हो रही है कैश डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इन वन और मोर अकाउंट, एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। करंट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट में करेंगे तो आपके ऊपर ये क्लॉज जो है वो हिट नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपने एक अकाउंट में या एक से ज्यादा अकाउंट में भी अगर सब मिला करके 10 लाख रुपए से ऊपर का पैसा कैश सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंकिंग कंपनी जो है उसके ऊपर दारोमदार है, पोस्ट ऑफिस के ऊपर दारोमदार है कि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर दी जाए कि रामू ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10 लाख रुपए से ऊपर जो है वो सेविंग्स अकाउंट में जमा किया है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि आपने जो ये 10 लाख रुपए सेविंग्स में जमा किए, रिपोर्टिंग तो हो गई, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगी तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। जवाब में क्या हो सकता है, ये 10 लाख रुपए आपके पुराने सेविंग्स का पैसा हो, तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इस हिसाब से बना रखी है कि आपके उस कैश डिपॉजिशन का जस्टिफिकेशन आप कर पाए। या हो सकता है आपने सेल्स करी हो और उस सेल्स को आपने सेविंग्स में जमा करा दिया है करंट की बजाय, तो आपने जीएसटी के अंदर उसका टर्नओवर दिखला रखा है, जीएसटी के अंदर उसके इनवॉइसेस फाड़ रखे हो, जीएसटी में प्रॉपर चैनलाइज करा हो चीजों को, तो भी चलो आप एक बार जवाब दे करके निकल जाएंगे। नहीं तो टैक्स और पेनल्टी का जो आपके ऊपर डिमांड है वो बहुत हेवी बनता है। 400% तक की पेनल्टी जो है इन केसेस में लग जाती है अगर आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो कैश डिपॉजिट किया है उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। तो आप अगर 2024 के अंदर कैश में कारोबार कर रहे हैं, सेविंग्स में जमा कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये हमारा बिजनेस से लेना देना तो है नहीं, ये तो हमारा बचत खाता है, इसका ही क्या ही करना है, चलो जमा करते जाओ, 50,000, 49,000, 99,000 करके आप 10 लाख रुपए से ऊपर जमा कर देंगे, तो आपको इन सारे प्रोविजंस की जानकारी जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि वेरिफिकेशन में ये चीजें जो हैं आपके करंट आईटीआर आपके पुराने आईटीआर के साथ मैच करके, आपके सेल्स के साथ, आपके डेटर्स के रिसीट के साथ, सब चीजों को रिकंसाइल चेक करने के बाद ही आप छुट्टी पा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आ जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिमिट जो है वो क्या है। 23-24 के बाद अब 24-25 में आपको कितना कैश जो है वो सेविंग्स में जमा करना है और क्या लिमिट है आप इस कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।